गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल मैंने आपको बताया था कि अलैंगिक जनन क्या होता है और उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रही हूँ लैंगिक जनन क्या है। तो लैंगिक जनन के बारे में मैंने आपको इतना बताया था कि लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख यानी कि विपरीत लिंग वाले जीवों द्वारा, जैसे कि विपरीत लिंग कैसे, जैसे एक नर हो और एक मादा हो, उनके गैमीट्स आपस में मिलकर युग्मनज बनाते हैं यानी जाइगोट बनाते हैं। अब इस लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे, देखिए इसमें लिखते हैं हम नर तथा मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर एक नए जीव का निर्माण होता है। ये बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर नर युग्मक और मादा युग्मक क्या है। मान लिया एक ये एग है, ठीक है, ये हो गया फीमेल गैमेट, और एक है ये स्पर्म, ये हो गया मेल गैमेट। इन दोनों का फ्यूज़न होता है जिसमें स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ में मिल जाता है और क्या बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। तो और फिर इस जाइगोट का यानी कि युग्मनज, देखिए ये क्या है, युग्मक है, युग्मक, और ये जो बना ये क्या बना, युग्मनज, युग्मनज, ठीक है। इस युग्मनज का डेवलपमेंट होता है तो बनता है भ्रूण। क्या बनता है, भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। फिर नर और मादा युग्मक के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में बिल्कुल समरूप नहीं होती, मतलब बिल्कुल एक भी जैसे नहीं होते। कुछ जीन्स तो उनके सेम होंगे लेकिन वो देखने में बिल्कुल भिन्न होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था अलैंगिक जनन में जो जीव बनता है वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर विपरीत है, यहाँ पर जो संतान बन रही है, जो संतति बन रही है, वो अपने पेरेंट्स के समान नहीं है। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जीव जनन किस अवस्था में आके करते हैं। तो जीव वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता पर जब पहुंच जाते हैं उसके बाद ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि जीव वृद्धि की एक निश्चित, ये जो मैंने हाईलाइट किया है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अवस्था परिपक्वता पर पहुंच जाता है तभी लैंगिक जनन कर सकते हैं। तो मानवों में यह होता है किशोरावस्था। जब मनुष्य किशोरावस्था पर पहुंचता है उसके बाद वह लैंगिक जनन करने के लिए सक्षम हो जाता है, ठीक है। तो ये तो एनिमल्स की बात। और दूसरी बात हुई पादप यानी पौधों में। पौधों में ये कायिक प्रवस्था कहलाती है, जैसे कि मनुष्यों में ये किशोरावस्था कहलाती है लेकिन पौधों में कायिक प्रवस्था कहलाती है। किशोरावस्था में समाप्ति हो जाती है। जब किशोरावस्था या कायिक प्रवस्था की समाप्ति होती है तब जनन प्रवस्था का आरंभ होता है। जैसे कि उच्च पादपों में हम कैसे पता करेंगे कि कायिक प्रवस्था प्रारंभ हो गई है या समाप्त हो गई है, तो उसमें जो आपने देखा होगा पुष्प आने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आम है, आम में छोटे छोटे फूल आते हैं जिसे बौर बोलते हैं। तो जब वो आने लगते हैं इसका मतलब है कि वो कायिक प्रवस्था उसकी समाप्त हो गई है और जनन प्रवस्था उसकी आरंभ हो गई है। ऐसे गेंदा, धान, गेहूँ, नारियल, बहुत सारे पौधों में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसके आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। जनन प्रवस्था के दौरान अपरा स्तनी मादा यानी कि प्लेसेंटल मैमल्स के अंडा, देखिए मैमल्स क्या होते हैं, जो बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, उनको हम मैमल्स कहते हैं, के अंडाशय की सक्रियता में चक्रित तथा सहायक वाहिका और हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। जैसे आप
उनमें क्या होता है, हार्मोनल चेंजेस आते हैं। नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों जैसे कि गाय, भेड़, चूहों, हिरन, कुत्ता। देखिए प्राइमेट्स होते हैं एक नॉन प्राइमेट्स होते हैं। नॉन प्राइमेट्स का जो ब्रेन है वो इतना डेवलप नहीं होता है, लेकिन प्राइमेट्स का जो ब्रेन है वो काफ़ी डेवलप होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नॉन प्राइमेट्स की बात करना है। इनमें क्या होता है, ऐसे चक्रीय परिवर्तन देखें, इनकी जो साइकिल होती है हम उसको ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। और प्राइमेट्स में जैसे कि बंदर, एप्स, मनुष्य में यह ऋतुस्राव यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, जो मादा में होती है, तो इनमें ये हर मंथ होती है। और जो नॉन प्राइमेट्स हैं उनमें एक मतलब वो मौसमी होता है, वो एक ऋतु में, या जैसे कि सर्दी में होता है उनका ऑस्ट्रस मध्य चक्र, ठीक है, या गर्मियों में होता है। तो इस तरीके से उनका एक टाइम होता है, लेकिन प्राइमेट्स में यह हर मंथ होता है। ठीक है, यहाँ के बाद हम जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि जैसे इसमें ये ऋतुस्राव है, तो इसको मैं डिटेल में आपको मानव में जनन चैप्टर में बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इतना बता दे रही हूँ कि जो मौसमी प्रजनक कहते हैं उन्हें, जो जैसे कि गाय, भेड़ प्राइमेट्स में, जो नॉन प्राइमेट्स हैं सॉरी, और जो प्राइमेट्स हैं उसमें सतत प्रजनक होता है, मतलब वो लगातार प्रजनन करते रहते हैं। नेक्स्ट है, प्रजनन आयु की समाप्ति को जीर्णता या वृद्धावस्था के मापदंड के रूप में माना जाता है। जैसे कि अब कोई भी एनिमल है, कोई प्लांट है, अगर उसमें प्रजनन आयु समाप्त हो गई, मतलब नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब समझ लिया जाता है कि ये जीर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है, यानी कि वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, जैसे कि लैंगिक जनन की कुछ जो घटनाएं हैं उनको 3 भिन्न भिन्न अवस्थाओं में बांटा गया है। पहली है निषेचन पूर्व। देखिए निषेचन क्या होता है, निषेचन अभी मैंने इससे पहले बताया कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक दोनों के मिलने को निषेचन कहते हैं, जब वो दोनों आपस में मिलते हैं। ठीक है, अब उस निषेचन से पहले की पूर्व घटनाएं कौन सी, पहले की क्या होता है, फिर निषेचन आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर उससे पूर्व क्या होता है, फिर निषेचन, ठीक है, और फिर निषेचन के पश्चात क्या होता है। तो इस पूरी घटना को 3 अवस्थाओं में बांट दिया गया है। तो सबसे पहली है निषेचन पूर्व घटनाएं। क्या होता है देखिए, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं। मतलब समझ में आया कि युग्मक का संयोजन मतलब होता है फ्यूज़न मतलब किसी चीज़ का जुड़ना। ठीक है, तो वो सारी घटनाएं सम्मिलित होती हैं जब वो मिलते हैं उससे पहले की। निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं होती हैं, युग्मक जनन आप देखिए क्या है। युग्मक जनन को इंग्लिश में हम कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या होती है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है गैमीट का बनना। ठीक है, जेनेसिस मतलब होता है बनना। ठीक, अब गैमीट कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला है मेल गैमीट, मेल गैमीट के बनने को कहते हैं, देखिए मेल गैमीट क्या होता है, स्पर्म। ठीक है, गैमीट क्या 2 होते हैं, एक मेल गैमीट होता है और दूसरा होता है फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट होता है स्पर्म, और बनने को क्या कहते हैं, जेनेसिस। तो हो जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। देखिए फिर से साफ साफ लिखते हैं, मेल 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 गैमीट के बनने को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है,
और फीमेल गैमीट के बनने को क्या कहेंगे? फीमेल गैमीट क्या होता है? एग। और एग को हम ओवा भी कहते हैं, और ओवा को हम ऊ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके फॉर्मेशन को कहते हैं, इसके बनने को कहते हैं oogenesis। समझ में आई बात? तो वो आगे बताएंगे जब आपको मानव में जनन चैप्टर पढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ इतना आप ध्यान रखिए कि निषेचन से पहले होता क्या है, मेल गैमीट बनता है। और मेल को देखिए, एक और चीज़ समझ लीजिए, मेल का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है मेल, और फीमेल का साइन होता है इस तरीके से बताते हैं, ये और ये सर्किल, और सर्किल के नीचे ये प्लस टाइप का, ठीक है। इसको फीमेल का साइन कहते हैं। तो इन दोनों के गैमीट के बनने को हम कहते हैं युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद फिर वो युग्मक स्थानांतरित होते हैं जहाँ उसको जाना है, ठीक। अब देखिए, फिर युग्मक जनन आएगा। युग्मक जनन में हम क्या है, देखिए, युग्मक जनन में नर और मादा दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, ठीक है। तो युग्मक जनन में नर तथा मादा दो प्रकार के युग्मक बनते हैं, और जो युग्मक होता है वो हैप्लॉइड होता है, यानी अगुणित होता है। देखिए, अब आपको द्विगुणित और अगुणित टर्म बता दें। द्विगुणित यानी कि दो की गुणा में लिखने वाला, ठीक है। जो भी है, ठीक है, दो की गुणा में लिखा जाएगा। और अगुणित, इसको दो की गुणा के करने के बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, ये वो हम अभी आपको आगे बताएंगे कि अगुणित और द्विगुणित क्या होता है। इसको देखिए पहले आप कि दो प्रकार के युग्मक होते हैं, किसी में ये दो जो युग्मक हैं बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, और वो अगर एक जैसे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है वो है समयुग्मकी। सम मतलब एक जैसे युग्मक हैं, तो उसको बोलते हैं समयुग्मकी। ये होते किसमें पाए जाते हैं? ये शैवालों में, ठीक है। वहीं अगर अलग अलग है, जैसे कि आपने देखा है कि जो फीमेल गैमेट है यानी कि मादा युग्मक है वो गोल होता है एग, और नर युग्मक इस तरीके से होता है, तो देखने में बिल्कुल अलग है ना। तो ये हो गए विषम युग्मकी, ठीक है। इसमें देखिए, मैं आपको डायग्राम में दिखाती हूँ। ये तो हो गए आपके समयुग्मक, बिल्कुल एक जैसे। देखो ना, क्लैडोफोरा एक शैवाल है, उसमें इस प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। और दूसरा देखिए, आप देख रहे होंगे ये फ्यूकस में मिलता है बा वाला, इसका एक बिल्कुल छोटा सा है, ये बड़ा है, ठीक है। तो ये विषम युग्मक हो गए। ये होते हैं मानव में ये स्पर्म हो गए और ये हो गया एग, तो ये विषम युग्मक हो गया। समझ में आया आपको? युग्मक दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं सम युग्मक और दूसरे होते हैं विषम युग्मक। क्वेश्चन आता है इस पर शॉर्ट नोट, ठीक है। तो ये इसमें देखिए पूरा यही बताया गया है कि दो प्रकार के होते हैं, उनको क्या कहते हैं। अब आता है नीचे जीवों में लैंगिकता, ठीक है। क्या है? जीवों में लैंगिकता। तो इसमें देखिए, पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती हैं, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाएं तो ऐसे पादप को यानी कि पौधे को द्विलिंगी कहते हैं। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों एक ही पे हों तो हम उसको कहते हैं द्विलिंगी पादप या पौधा। अथवा जब वह अलग अलग पौधों पे माने कि मेल अलग हो फीमेल अलग हो तो हम उसको कहते हैं एक लिंगी, ठीक। अब बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लिखित करने के लिए उभयलिंगाश्रयी तथा समथैलिक शब्द का प्रयोग किया गया, मतलब इसको ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक लिंगिकता की स्थिति को
उल्लिखित करने के लिए एक लिंगाश्रयी तथा विषम थैलस, जैसे ऐसा होता है, विषम मतलब होता है अलग अलग, है ना। तो जब मेल अलग होगा, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो विषम विषम है ना दोनों, तो हम इसको कह देंगे एक लिंगाश्रयी, मतलब एक ही लिंग का आश्रय है। यहाँ पर देखिए कि उसके मीनिंग समझिए, एक लिंगाश्रयी मतलब एक लिंग का आश्रय। दूसरा है कि उभय लिंगाश्रय या समथैलस, अगर दोनों में मतलब मेल भी है और फीमेल भी है तो क्या हुआ, दोनों का उभय है, ठीक है, सम है, दोनों दोनों है उसमें प्रेजेंट, इसलिए कहेंगे हम इसको समथैलस या उभय लिंगाश्रयी, ठीक है, दोनों शेयर कर रहे हैं इसीलिए उसको उभय बोला गया है। नेक्स्ट है पुष्पी पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है, ऐसे कि मान लिया, तथा पुंकेसर वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर अर्थात स्त्री केसर धारण करने वाला। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्रयी दोनों हो सकते हैं, और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी तथा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर तथा स्त्री केसर धारण करता है। उभय लिंगाश्रयी पादपों के कुछ उदाहरण कुकुरबिटा तथा नारियल वृक्ष हैं, जबकि पपीता खजूर एक लिंगाश्रयी के उदाहरण क्या है। देखिए कुकुरबिटा और नारियल वृक्ष, इनके कैसे हैं, उभय लिंगाश्रयी, यानी कि ये दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स एक में ही पाए जाते हैं वृक्ष में। और पपीता, पपीता में क्या होता है, एक ही लिंग होता है, खजूर में भी एक ही होता है, ठीक है, चाहे वो पुंकेसर हो और चाहे वो स्त्री केसर हो, एक पेड़ है तो उसमें एक ही होगा। नेक्स्ट है जिनमें दोनों लिंग एक साथ ही प्राणी द्विलिंगी में पाए जाते हैं। संभवतः अनेक एक लिंगीय प्राणी प्रजातियों की सूची बना सकते हैं। प्राणियों में केचुआ, जैसे कि प्राणी मतलब एनिमल्स में केचुआ, स्पंज, टैपवॉर्म, जोंक द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। देखिए जो जोंक होती है, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि मेल जोंक फीमेल जोंक, जोंक जोंक एक ही होती है, और उसी में एक जोंक में ही जो एक ही जोंक है उसमें पार्टीशन होते हैं बहुत सारे, इसी में ही मेल गैमेट भी होगा और फीमेल भी होगा, सॉरी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, ठीक है, तो इसे एक बोलते हैं उभयलिंगी। और केचुए में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन तिलचट्टा कॉकरोच वो एक लिंगी है, जिसमें मेल कॉकरोच अलग होता है और फीमेल कॉकरोच अलग होता है। समझ में आई बात, एक लिंगी और द्विलिंगी की, द्विलिंगी में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे प्रेजेंट, और एक लिंगी में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, यानी कि अगर मेल है तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा और फीमेल है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उसमें। नेक्स्ट देखिए हम डायग्राम से इसको समझते हैं। ये आया केचुआ, ठीक है, ये आ जाता है कॉकरोच, जिसमें मादा कॉकरोच अलग है, नर कॉकरोच अलग है, ठीक है। इसी तरीके से जो थैलस होते हैं उसको हम नारी थैलस और नर थैलस इस तरीके से उसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब देखिए प्लांट, ये प्लांट का क्या है, ये पुष्प है, फ्लावर दिखाया गया है, ये जो है ये फ्लावर दिखाया गया है, और इसमें ये जो दिखाया गया है, और फिर से दिखाते हैं, ये पुंकेसर है, और ये जो है ये क्या है, अंडप है, ठीक है। यहाँ पर नीचे एग होगा, इसमें एग यहाँ पर नीचे, ठीक है। इसको इसका जो डिस्क्रिप्शन है मैं बाद में बताऊंगी नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में। अब देखिए मैंने कहा था आपसे कि द्विलिंग अर्धसूत्र और जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि द्विगुणित और अगुणित, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। वही है यहाँ पर देखिए, द्विगुणित संख्या यानी कि दो के गुणा में लिखने वाली जो संख्या होती है, और अगुणित जो है वो खाली वैसे लिखा रहता है, ठीक है, जैसे कि n नंबर और 2n नंबर। अब देखिए मनुष्य में सबको पता है कि टोटल जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 46, सभी को पता है, ठीक है। और 46 को अगर हम अब क्या है, अगुणित संख्या
तो हो गई 23, और द्विगुणित संख्या क्या हो जाएगी इसकी 46 है, यानी कि इस गुणित को 2 गुणित से डिवाइड किया गया, मल्टीप्लाई किया गया, और हमें द्विगुणित संख्या प्राप्त हुई। जैसे कि देखिए गुणित क्या है इसमें 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी द्विगुणित संख्या। ठीक है, ऐसे ही सब में है। देखिए आप घरेलू मक्खी 12, इस तरीके से आप अब ये ब्लैंक क्यों छोड़े गए हैं, इसमें आपको खुद लिखना है। ठीक है, देखिए ये जो है आपको खुद लिखना है कि अब ये 12 है घरेलू मक्खी, तो इसमें अगुणित संख्या कितनी होगी, इसकी हाफ, यानी कि 6। ठीक है, ऐसे ही ये 21 है, चूहे में 21 है अगुणित संख्या, तो द्विगुणित संख्या कितनी होगी ये आपको लिखना है। तो ये होमवर्क है आप लोगों का। नेक्स्ट अब आते हैं हम, ये सारे आपको फिल करने हैं। ठीक, अब है युग्मक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। सभी, अब युग्मक की संरचना हो गई, उसके बाद कोशिका का भी विभाजन होता है। ठीक है, तो कैसे होता है कोशिका का विभाजन? सभी विषम युग्मकी प्रजातियों में युग्मक प्रायः 2 प्रकार के होते हैं, नर मादा, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। युग्मक अगुणित होते हैं, चाहे उनका जनक जिससे भी वह उत्पन्न हुए वह अगुणित हो चाहे द्विगुणित हो, लेकिन जो युग्मक होते हैं वो हमेशा अगुणित ही होते हैं, यानी कि n नंबर ही होता है उसका, n वाला। ठीक है, चाहे उनके पेरेंट चाहे द्विगुणित हो और चाहे अगुणित हो, लेकिन इसकी जो संतान होगी वो अगुणित ही होगी। नेक्स्ट आता है बहुत से जीव जिनका संबंध मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा से है। आपको मैंने ये सब कुछ 11th क्लास में बता दिया था कि क्या होते हैं। ठीक है, और ब्रायोफाइट को हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक, वह अगुणित पादप काय होते हैं, और वे जीव जिनका संबंध टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म तथा अधिकांश प्राणी जिनमें मनुष्य भी शामिल है उनकी जनकीय काय द्विगुणित होती है। ठीक है, ये सब मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन, जो न्यूनकारी विभाजन है, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ घटती है। ठीक है, और जहाँ द्विगुणित काय अगुणित युग्मकों को उत्पन्न करती है। 2n नंबर है यहाँ पर, देखिए घटने का मतलब क्या है, 2n नंबर है, और जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये n नंबर ही रह जाएगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक, 11th क्लास में। अर्धसूत्री विभाजन के अंत में गुणसूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निम्नलिखित करता है, यानी कि एक सेट ही इसका रह जाता है। अब इसमें मैंने ये होमवर्क दिया है आपको, जो ऊपर वाली टेबल थी उसको फिल करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं युग्मक स्थानांतरण। अब युग्मक बन गए, युग्मक का स्थानांतरण होना है। स्थानांतरण कैसे होता है, देखिए युग्मक का युग्मन इस तरीके से होता है, युग्मनज बना, जाइगोट और नया जीव बन गया। तो स्थानांतरण कैसे होता है, इनके निर्माण के पश्चात नर तथा मादा युग्मक कायिक रूप से एक दूसरे से निकट आते हैं तथा युग्मन निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, इसलिए वो निकट आते हैं। अधिकतर जीवों में नर युग्मक चलनशील होता है तथा मादा अचल होता है, मतलब वो स्थानबद्ध रहता है, और नर युग्मक वो चल के उसके पास आता है। ठीक है, लेकिन किसी किसी में ये क्या होते हैं, दोनों चल नहीं सकते हैं, तो क्या होगा, फीमेल गैमेट यानी कि मादा युग्मक तो वहीं रहेगा, नर युग्मक को उसके पास जाना होगा, लेकिन किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे कि जल से होके हुए। और मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जल में होता है निषेचन, यानी कि जल के माध्यम से जो मेल गैमेट हैं वो आते हैं फीमेल गैमेट के पास में, और युग्मकों का स्थानांतरण संपन्न हो जाता है। ठीक है, और फिर निषेचन होता है। नेक्स्ट है बीजीय पादपों में परागण नर युग्मकों के वाहक के रूप में कार्य करते हैं। अब क्या है, जल में तो ब्रायोफाइटा में तो जल में हो गया, अब जो हवा जो बाहर लगे हुए हैं, स्थल पे प्लांट लगे हुए हैं, तो उनमें कैसे होगा, उनमें परागण द्वारा होगा, कीटों द्वारा, वायु द्वारा। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगी और बता भी चुकी हूँ। ठीक है, अंडक में अंड तक आते हैं और उनका निषेचन संपन्न होता है, जिससे क्या बनता है,
निषेचन हुआ, जाइगोट बना और फिर एम्ब्रियो बन जाता है। द्विलिंगी में स्वतः निषेचन पादप जैसे मटर में परागणों का वर्तिका पर स्थानांतर अपेक्षाकृत सरल होता है, क्योंकि इनमें परागकोश वर्तिका एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। मैंने बताया था मटर में वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है, तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स हैं उसी फूल पर होते हैं, इसीलिए बहुत आसानी से उसका परागण हो जाता है। जैसे ही परागण झड़ते हैं वो तुरंत वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, क्योंकि एक ही फूल में है दोनों चीज़। नेक्स्ट है पर परागण पादपों में इस विशिष्ट घटना को परागण कहते हैं। वही बात है, परागण क्या है, पॉलिनेशन क्या है कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना कहलाता है परागण। बस इतनी सी प्रॉब्लम है, क्या है, पराग कणों का कहाँ तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना कराता है परागण। बस ये है पॉलिनेशन की प्रोसेस। परागकण, अब परागकण अंकुरित होने लगते हैं, ये वर्तिका होती है इस तरीके की, ये वर्तिका होती है, इस पर आए परागकण, परागकण क्या होने लगे, अंकुरित होने लगे, और अंकुरित होंगे तो इनमें पॉलन ट्यूब बनने लगेगी, पराग नली यानी कि पराग नली। ये ठीक, नर युग्मकों का अपने साथ, अब ये नर युग्मकों, यहाँ पे एग है, ठीक है, नर युग्मकों को अपने साथ ले जाएगी कहाँ तक, एग के पास। ये सब पूरी प्रोसेस मैं आपको सेकंड चैप्टर में बताऊंगी क्या होता है, इतना सा आप समझिए। और उसके अंदर ये प्रवेश कर जाते हैं कौन, नर युग्मक। ठीक, लैंगिक जन्म में इस सर्वाधिक विशिष्ट घटना के लिए निषेचन हेतु सफलतापूर्वक स्थानांतरण हो जाता है और इनका युग्मकों का साथ साथ आना अनिवार्य होता है। ठीक है, अब पहुंच गए, यानी कि अभी स्थानांतरण हो गया नर युग्मकों का कहाँ तक, मादा युग्मक तक। अब निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन क्या है, देखिए, लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मक का युग्मन है, यानी कि उनका दोनों का आपस में मिलना। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सिनगैमी क्या है, तो क्या है, दोनों का संलयन, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन यानी कि जुड़ना, आपस में मिलना ही सिनगैमी या युग्मक संलयन कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित जाइगोट बनता है। अब देखिए, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट, ये भी एन और ये भी एन, दोनों अगुणित हैं, बना क्या, जाइगोट यानी कि युग्मनज। और ये कैसा हुआ, एन एन मिल जाएंगे 2n, ठीक है, यानी द्विगुणित होगा। तो यही बताया, जाइगोट का द्विगुणित जाइगोट का निर्माण होता है। कुछ जीवों में जैसे कि रोटीफर्स में, मधुमक्खियों में ये बिना निषेचन के भी हो जाता है। कभी ये दोनों का मिलना निषेचन कहलाता है। कभी कभी क्या होता है, बिना निषेचन के ही मादा क्या करती है, नए जीव का निर्माण कर देती है। तो ऐसे जीव को हम कहते हैं अनिषेक जीव, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। तो मधुमक्खियों में जो ड्रोन होता है, मधुमक्खियों में देखिए कॉलोनी होती है, उनमें वर्कर होते हैं, पहले मैं आपको बता चुकी, वर्कर होते हैं, क्वीन होती है, ड्रोन होता है। ड्रोन क्या होता है, मेल होता है, ठीक है। तो उस ड्रोन का निर्माण कैसे होता है, अनिषेक फलन के द्वारा, यानी कि पार्थिनोजेनेसिस द्वारा, यानी बिना निषेचित अंडे से ड्रोन का निर्माण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, संलयन संपन्न कहाँ होता है, जलीय जीवों में जल में होगा, ठीक है। जैसे कि मेढक में कहाँ होता है निषेचन, जो उसके एग हैं वो कहाँ, जल में फर्टिलाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट आता है कि बहुत सारे जो जीव होते हैं उनमें मादा के अंदर निर्मुक्त होते हैं। और इस देखिए, ये दो चीज़ें होती है, एक होता है बाह्य निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और एक होता है इंटरनल एक्सटर्नल में बाहर निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। और निषेचन की क्रिया जो निर्माण है, ठीक है, निर्माण जो है
वो युग्मनज का और एम्ब्रियो का वो मादा के शरीर के बाहर होता है, लेकिन इंटरनल फर्टिलाइजेशन में यानी कि आंतरिक में मादा के भीतर संपन्न होता है। तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को आंतरिक फर्टिलाइजेशन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और जो मनुष्य है इनमें भी, प्राणियों में भी। और इसमें क्या आ जाते हैं, मेढक आ जाते हैं, फिशेज आ जाती हैं, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है, जीवों में अंडे की रचना मादा के शरीर के भीतर होती है, जहाँ पर यह नर युग्मक से संलयित कर जाते हैं। आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक ज्वलनशील होते हैं। उन्हें अंडे के साथ युग्मक करने के लिए अंडे तक पहुँचना होता है, जैसे कि मनुष्य में, ठीक है। और इस प्रक्रम हेतु शुक्राणु पैदा होते हैं, उनकी संख्या विशाल होती है, क्योंकि बहुत सारे अगर नहीं होंगे तो एक जो शुक्राणु होगा या एक मेल गैमेट होगा वो हो सकता है ना भी पहुँचे। तो पहुँचने के लिए बहुत सारे हजारों की संख्या में मेल गैमेट रिलीज़ होते हैं, जिसमें से कोई ना कोई एग तक यानी अंडे तक पहुँच जाता है और निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट आता है निषेचन पश्च घटनाएँ। लैंगिक जन्म में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है। देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि जो लैंगिक जनन है उसके बाद जो घटनाएं हो जाती हैं उसको ही हम युग्मनज का निर्माण कहते हैं, और यही पश्च घटना मतलब पश्च निषेचन घटनाएं भी कहलाती हैं। तो निषेचन के पश्चात हम सभी को पता है कि युग्मनज बनता है यानी जाइगोट बनता है। अब द्विगुणित युग्मनज का निर्माण सभी लैंगिक जनन करने वाले जीवों में सर्वव्यापी है, मतलब होता ही होता है। बाह्य निषेचन करने वालों में भी होता है, जो जल में होता है, और जो आंतरिक निषेचन करते हैं उनका होता है शरीर के भीतर, ठीक है, मादा के शरीर के भीतर। युग्मनज के आगे का विकास जीव के अपने जीवन चक्र तथा वहाँ के पर्यावरण पर निर्भर करता है, मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है उसके अकॉर्डिंग भी युग्मनज का आगे का डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अगर वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा मिल रहा है तो उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा, अच्छा नहीं मिल रहा है तो उसका डेवलपमेंट अच्छा नहीं होगा। फंजाई एवं शैवाल से संबंध जीवों में युग्मनज एक मोटी भित्ति को विकसित करते हैं। वो फंजाई और शैवाल क्या करते हैं, वो अपने चारों तरफ एक भित्ति, मोटी भित्ति बना लेते हैं, दीवार टाइप की। और वो क्या करती है दीवार, वो अंदर के सूखने से बचाती है और किसी भी चीज़ से उसकी रक्षा करती है, वो रक्षण का काम भी करती है, ठीक है। और उसके बाद में जब उसका सही अनुकूल पीरियड आता है तो वो अंकुरित हो जाते हैं। द्विगुणित जीवन चक्र वाले जीवों में युग्मनज अर्धसूत्रण विभाजित द्वारा पहले विभाजित होता है, अंडाणुओं का निर्माण होता है, फिर अगुणित व्यष्टि के रूप में वो वृद्धि करता है। नेक्स्ट आता है, युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के जीव के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, दो पीढ़ियों के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी कौन है, युग्मनज है, ठीक है, जो प्रजातियों की निरंतरता को सुनिश्चित करता है। अब आती है बात भ्रूणोद्भव की, यानी कि भ्रूण का उद्भव यानी कैसे हो रहा है। तो भ्रूणोद्भव युग्मनज से भ्रूण के विकास की प्रक्रिया को मतलब जो युग्मनज है एम्ब्रियो जाइगोट है, उससे भ्रूण का निर्माण कैसे हो रहा है, इसी को हम भ्रूणोद्भव कहते हैं। भ्रूणोद्भव के दौरान युग्मनज कोशिका विभाजन तथा कोशिकी विभेदीकरण से गुजरता है। ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगी भी। भ्रूण विकास के दौरान जहाँ कोशिका विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है वही कोशिकी विभेदीकरण कहलाता है, ठीक है। ये सब मैं आपको विद डायग्राम बताऊंगी। और इसके बाद जीव का निर्माण होता है, मतलब बहुत से इसमें कोशिका विभाजन होते हैं, न्यूक्लियर विभाजन होते हैं, ठीक है, और उसके बाद संपूर्ण जीव का निर्माण हो जाता है। प्राणियों को अंडक, अब इसमें देखिए दो प्रकार के प्राणियों को बताया गया है, एक होते हैं अंड प्रजागत और सजीव प्रजक, यानी कि जो अंडे देते हैं ओविपेरस, ठीक है, इसको इंग्लिश में ओविपेरस कहते हैं और इसको कहते हैं विविपेरस। तो जो बच्चे देते हैं उनको सजीव प्रजक कहते हैं यानी विविपेरस, और अंड प्रजक यानी कि ओविपेरस कहते हैं।
जो अंडे देते हैं। तो युग्मनज ने मादा जनक के शरीर के बाहर विकास किया है अथवा भीतर, उसका जन्म निषेचित अनिषेचित अंडों द्वारा हुआ, शिशु के रूप में प्रसव हुआ। ये सब किस पर आधारित है कि उसका निर्माण कैसे हुआ। अंड प्रजक प्राणियों जैसे कि सरीसृप वर्ग, पक्षी, आपने देखा होगा कि सांप और पक्षियों में ये क्या करते हैं, पर्यावरण के सुरक्षित स्थान पर अंडे निषेचित करते हैं जो कठोर कैल्शियम युक्त कवच से ढके रहते हैं। आपने देखा होगा कि अंडों के जो चारों तरफ एक कवच होता है, ठीक है, उससे ढके रहते हैं। वो होता किसका है, कैल्शियम युक्त, जो एक निश्चित निवेशन अवधि के पश्चात स्फुटन मतलब फट जाते हैं और शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है। जबकि दूसरी ओर सजीव, ये तो हो गया अंड प्रजक, ठीक है। दूसरी ओर सजीव प्रजक जीवों में अधिकतर स्तनधारी जीव मानव शामिल है। मानव जीव के शरीर के भीतर युग्मनज विकसित होकर शिशु का विकास करता है और निश्चित अवधि एवं विकास के चरणों को पूरा करने के बाद मादा शरीर से प्रसव द्वारा पैदा किए जाते हैं, यानी कि उसकी बर्थ हो जाती है विकसित होने के बाद। कहाँ, मादा के शरीर के अंदर। नेक्स्ट है, पुष्पीय पादपों में युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ऐसे पौधे जिनमें फूल आते हैं, तो उनमें युग्मनज का निर्माण बीजांड के अंदर होता है। निषेचन के पश्चात पुष्प के बाह्य दल, पंखुड़ी तथा पुंकेसर मुरझा के झड़ जाते हैं, ठीक है। यद्यपि स्त्री केसर पादप से जुड़ा रहता है और जब जुड़ा रहेगा तो वो आगे किसी न किसी चीज़ में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर युग्मनज जो है बनता, वो भ्रूण में बनता है। बीजांड बीज बनाता है। जैसे आप देखते हैं ना, किसी भी फल में बीज होता है तो वो किसका रूपांतरण है, बीजांड का। नेक्स्ट है, फल जो है वो अंडाशय से बनता है। तो इस तरीके से उसकी जो बाहर की भित्ति है वो आवरण के द्वारा बनती है। ये सब आगे के चैप्टर में विस्तृत रूप में बताया गया है, ठीक है, मैं बताऊंगी आपको। इसका कार्य, जो फल की भित्ति है उसका कार्य उसको सुरक्षा प्रदान करना होता है बस। विकिरण के पश्चात बीज अनुकूल परिस्थितियों के आने पर अंकुरित हो जाता है और नए पादप का जन्म होता है। तो यहाँ पर जो बीज बना, ठीक है, फल के अंदर जो बीज बना, उस बीज को जब अनुकूल परिस्थितियाँ मिलती हैं, यानी कि मॉइस्चर मिलेगा और हवा मिलेगी, सब कुछ सही मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगी, तो वो अंकुरित हो जाता है और अंकुरित होने के बाद में एक नए पौधे को जन्म देता है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कुछ फलों की किस्मों को बताया है। इस तरीके के होते हैं, जो एक साइड में लगे होते हैं, जो बीच में लगे इसके बीच में लगे होते हैं, किसी में साइड में लगे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टाइप्स ऑफ फ्रूट है, ये नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। और इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ये थोड़ा वीडियो बड़ा भी हो गया है और मैंने सब कुछ बताया है इसमें, और जो नेक्स्ट चैप्टर के लिए बताया वो उसमें विस्तृत रूप में बताया जाएगा। तो अभी इसके कोई भी दिक्कत हो तो नीचे कमेंट करके आप उसमें लिखिए कि मैम आप हमें ये बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।